वेलकम फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास के चैप्टर। और आज का अपना जो चैप्टर है वो है पहला, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो पार्ट है उसमें इसके पहले के वीडियो में हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत जो साहित्यिक और पुरातात्विक और पुरालेखी स्रोत हैं वो पढ़ लिए। फिर पढ़ा हमने वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। नहीं, केवल एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता ही सबसे प्राचीन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन पटरियां बिछाते समय बर्टन बंधुओं द्वारा, दो भाई थे बर्टन, उनके द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में। तो उस समय 1857 की क्रांति के एक साल पहले तो वहाँ पर जो खुदाई की गई पटरियों को बिछाने के लिए, तब हड़प्पा स्थल की खोज हुई। तब उनको कुछ मिला जिसकी सूचना उन्होंने सरकार को दी। फिर 1861 में कनिंघम के निर्देशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। उसके पहले हमारे देश में कोई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नहीं था। तो 1861 में जो लॉर्ड कनिंघम थे उसके निर्देशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। और तब से फिर उत्खनन और इन सभी खुदाइयों की और इन जानकारियाँ हमको मिलती गई। फिर 1904 में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने फिर हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया, वहाँ की खुदाई का कार्य शुरू किया 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। इसलिए कभी कभी हम इनके नाम जो लेते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ये इसलिए 1921 में हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। ये जो मोहनजोदड़ो है ना, हालांकि ये बात ठीक है बता ही देता हूँ। ये मोहनजोदड़ो आप फिल्म ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखिए तो, ताकि वहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति और कई सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी मोहनजोदड़ो के बारे में। और वही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी भी है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है 1921 में। हालांकि ये पटरिया बिछाते समय हड़प्पा स्थल की जानकारी 1856 में बर्टन बंधुओं ने सरकार को दे दी थी, परंतु इसके बाद सही ढंग से उसकी खुदाई का कार्य 1921 में शुरू हुआ और सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। जो महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, उस नदी के आसपास थे, इसलिए इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया था। तो इसके कई सारे नाम हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और भी नए नाम इसको मिलने की संभावना है। सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं, इस सभ्यता के लगभग 917 स्थान भारत में हैं, 481 पाकिस्तान में हैं और 2 अफगानिस्तान में हैं। अब ये जो पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो उस समय ये 481 स्थान पाकिस्तान में चले गए और अफगानिस्तान में 2 हैं। तो सबसे अधिक भारत में 917 स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। काफ़ी फैली हुई सभ्यता थी। आगे हम मैप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था, पर याद रखना पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर। इसका विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। यानी ये लगभग पूरा उत्तरी और पश्चिमी भारत और उसके पड़ोस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये जितने भी वहाँ पर इसका फैलाव था। जो महत्वपूर्ण है वो है इस सभ्यता में सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब, सिंहमुख और हिमनद से माना जाता है। ये जो नदी है सिंधु नदी, वो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर जो इलाका है वहाँ के उत्तर में ये जो सेंगे खबब, सिंहमुख और हिमनद, वहाँ से ये नदी निकलती है, ऐसा माना जाता है।
1921 में हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है, उसमें भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लोह युगीन है, ताम्र युगीन है, कांस्य युगीन भी है। तो उस समय जो कांस्य युगीन नागरिक सभ्यता है उसके अवशेष भी 1921 में हड़प्पा में मिले हैं। सिंधु के साथ गंगानगर जिले में शुष्क गग्गर, प्राचीन सरस्वती नदी, जिसको पहले इसको सरस्वती नदी कहा जाता था, अभी सूखी पड़ी है गग्गर गंगानगर जिले में। तो उस शुष्क गग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। तो सिंधु के साथ साथ यहाँ सरस्वती नदी जो पहले इसका नाम था गंगानगर जिले में, वहाँ पर भी मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। दोनों अलग, जैसे सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में और सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। अब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम देने का आग्रह भी किया जा रहा है। दोनों नदियों के नाम पे सिंधु और सरस्वती, अब ये प्रोसेस में है कि इसको नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता दे दिया जाए। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु, और अब इसका नाम सिंधु सरस्वती देने का भी आग्रह किया जा रहा है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए ये ऊपर का क्षेत्र कश्मीर वाला आ गया, जहाँ ये इलाका है पूरा, और ये जहाँ जहाँ भी ये कर्सर घूम रहा है ये पूरा इलाका या क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का है, जहाँ उत्खनन से चीज़ें मिली। और ऐसा नहीं है कि यही पूरा है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, परंतु उत्खनन में जहाँ जहाँ अभी प्राप्त हुआ है वहाँ की ये आपकी मैप में दर्शाया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, और उसमें पहला पॉइंट है अपना नगर नियोजन। किस तरह से नगर नियोजित था सिंधु सभ्यता का। सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। इतना वेल सेटल्ड नगर था, जो आगे इसका भी चित्र देखेंगे हम, जो आज के ज़माने में भी ऐसा संभव नहीं है। इतना सुनियोजित नगर नियोजन था। इस सिंधु घाटी सभ्यता की ये प्रमुख विशेषता थी, सुनियोजित नगर नियोजन। प्रत्येक नगर में एक ऊंचे चबूतरे पर घड़ी थी और नीचे समतल पर नगर का भाग था। ऊंचे चबूतरे पर घड़ी जैसा भाग और नीचे समतल पर नगर भाग, जहाँ गढ़ में राजा, पुरोहित और अन्य प्रमुख व्यक्ति रहते थे और नगर में आम जन रहते थे। तो ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी थी और उस गढ़ी में राजा, पुरोहित और अन्य प्रमुख व्यक्ति, और नीचे जो नगर था, समतल भाग था, वहाँ पर आम जन, प्रजाजन रहते थे। चारों तरफ मोटी दीवार का एक परकोटा होता था सुरक्षा के लिए। नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई 9 से 34 फीट चौड़ी सड़कें होती थी। कम से कम चौड़ाई 9 फीट और अधिकतम चौड़ाई 34 फीट, इतनी चौड़ी सड़कें, और वो भी समकोण पर काटती हुई, ज़्यादा मुड़ाव नहीं, समकोण पर काटती हुई सड़कें थी। कितना सुनियोजित नगर नियोजन था। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर तक की चौड़ी होती थी। गलियों की चौड़ाई भी काफ़ी थी, 1 मीटर से कम 1 मीटर और अधिकतम 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। कालीबंगा की सड़कें 1.8, 3.6 और 5.4 और 7.2 मीटर चौड़ी होती थी। ये अलग अलग सड़कों की चौड़ाइयाँ हैं, जिनको हमें याद रखना है कि कालीबंगा की सड़कें कितनी चौड़ी थी, और नगर, सिंधु नगर की जो हमने अभी देखी 9 फीट से 34 फीट तक की चौड़ी सड़कें। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 4:2:1 था। जो बड़ी ईंटें थी उनकी आकृति का अनुपात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी और इतनी ऊंचाई होगी, जो कि सामान्यतः था 7.5 × 15 × 30 इंच, यानी 7.5, 15 और फिर 30 इंच। ये इसकी सामान्यतः बड़ी ईंटें थी। बड़ी ईंटों की तो 4:2:1, और जो सामान्य ईंटें थी उनका 7.5 × 15 × 30 इंच इसकी चौड़ाई होती थी। नालियों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। जो नालियाँ थी वहाँ से पानी सही ढंग से निकल सके, कहीं कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो, उसकी उचित व्यवस्था होती थी।
प्रत्येक घर में 3 से 4 कमरे होते थे, स्नानागार होता था, शौचालय, पाठशाला और कुआं होता था। हर घर के अंदर 3 से 4 कमरे, एक स्नानागार, एक शौचालय और एक पाठशाला और एक कुआं। हर घर में ये विशेषता थी कि हर घर में ये सब चीज़ें थी और बीच में आंगन होता था। प्रत्येक घर से जल निकासी और नालियों की जो व्यवस्था सिंधु सभ्यता में है, वैसी विश्व में कहीं नहीं मिली। और हर घर में जो जल की निकासी होती है या नालियों की जो व्यवस्था है, वो जो सिंधु सभ्यता में है, वैसी किसी और सभ्यता में नहीं मिली। जो तत्कालीन सभ्यताएं हैं, जो आपने 11th में पढ़ा भी होगा इन सभी सभ्यताओं के बारे में, जो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं उन सब में, तो उनमें जो सिंधु सभ्यता में मिली वो कहीं और नहीं। बड़ी नालियाँ थी वो ढकी हुई थी ताकि ऊपर से कोई कचरा ना गिरे, और जिनको आपस में जोड़ने और प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम और चूने का प्रयोग किया जाता था। आजकल तो सीमेंट इस्तेमाल होता है, पर उस समय जिप्सम का इस्तेमाल और चूने का इस्तेमाल होता था, जिनको आपस में प्लास्टर करके जोड़ दिया जाता था। नालियों के बीच में चैम्बर भी हैं, अलग अलग जगह पर चैम्बर हैं ताकि कहीं पर कुछ फंस जाए कचरा तो उसको निकाला जा सके। नालियों के बीच में चैम्बर हैं जो सफाई के लिए लगाए गए थे। नगर नियोजन में अगला अपना टॉपिक है विशाल स्नानागार। बहुत बड़े स्नानागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो का यह महत्वपूर्ण भवन है जिसका आकार है 39 × 23 × 8 फीट। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, जो महत्वपूर्ण भवन है और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। इस विशाल स्नानागार के 3 तरफ बरामदे हैं। पास में एक कुएं का अवशेष है और उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार दूसरे भी बने हुए हैं। तो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद है विशाल अन्नागार। अनाज को भंडारण करने के लिए बहुत बड़ा अन्नागार है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 × 15.23 मीटर का लंबाई चौड़ाई है इसकी, बहुत बड़ा अन्नागार है। हड़प्पा का अन्नागार ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। अब ऊंचे चबूतरे पर क्यों बना हुआ है? ताकि पानी आ सके, पानी आए तो उस अनाज की खराबी ना हो, इसलिए इसको ऊंचाई पर बनाया हुआ है, जो 2 खंडों में विभाजित है, जिसका क्षेत्रफल 55 × 43 मीटर है। ये इससे भी बड़ा है। इसका प्रवेश द्वार रावी की ओर से था, रावी नदी की ओर से इसका प्रवेश द्वार है। ऐसे अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी थे। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ से व्यापार होता था, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी थे। तो ऐसा ही अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी मिला है। विशाल जलाशय और स्टेडियम, बहुत बड़े जलाशय हैं, स्टेडियम भी मिला है। धोलावीरा जो सौराष्ट्र गुजरात में है, उसके उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए। जलाशय जहाँ पर पानी को रखा जाता था संभाल करके। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काट करके 95 × 11.42 × 4 मीटर का जलाशय बनाया हुआ है। किसी दुर्ग को काट करके दुर्ग के दक्षिण में शिला को, पत्थर को काट करके इस चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई वाला इतना जलाशय बनाया हुआ है। धोलावीरा से ही विशाल स्टेडियम का प्रमाण भी मिला है, जिसका आकार 283 × 45 मीटर है। बहुत बड़ा स्टेडियम है जो धोलावीरा से मिला है। समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ है, जिसकी चौड़ाई 12 मीटर है। और यहाँ पर जो विशाल स्टेडियम है, उसमें जो समारोह स्थल है वो उस दुर्ग की दीवार से जुड़ा हुआ है, ताकि जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो सीधे वहाँ से आ सके, जा सकें। और इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। देखिए, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। ये सड़कें हैं और ये भवन बने हुए हैं, और हर भवन के जितने भी कमरे हैं, हर घर में कुआं है, ये सब चीज़ें मिली हैं। और ये ईंटें हैं जो कि साफ आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला पॉइंट है विशाल गोदीबाड़ा। विशाल गोदीबाड़ा यानी इसको कह सकते हैं बंदरगाह, डॉकयार्ड। लोथल से पक्की ईंटों का बना हुआ डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा, जो बंदरगाह का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो प्राप्त हुआ है लोथल, गुजरात में। वहाँ पर ये प्राचीनतम, विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह का जो हिस्सा है, डॉकयार्ड है,
वो प्राप्त हुआ है। इसका औसत आकार 214 × 36 मीटर है और वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। जहाँ पर जहाज आकर के रुकते थे समुद्र से, उसका ये डॉकयार्ड बना हुआ है लोथल में। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते थे। 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार जिससे कि जहाज उस डॉकयार्ड में आते थे। इसका प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था जिससे गोदी में पानी आता था। और यहाँ पर पानी के लिए भोगवा नदी से जुड़ा हुआ होने की वजह से उस नदी का पानी यहाँ पर आ जाता था और जहाज सीधे उस प्रवेश द्वार में से आ जाते थे इस डॉकयार्ड में। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डॉकयार्ड से भी बड़ा है। कल्पना कर सकते हैं उस समय की जो उपलब्धि है सिंधु घाटी सभ्यता की, कि आजकल जो हमारा विशाखापट्टनम का बंदरगाह बना हुआ है उसका जो डॉकयार्ड है उससे भी बड़ा लोथल का डॉकयार्ड था। ये इसका चित्र भी आपकी स्क्रीन पर है, जो लोथल का डॉकयार्ड बना हुआ है जहाँ पर जहाज आकर के रुकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। जब इतनी सारी चीज़ें देखी हमने, नगर नियोजन देखा, बंदरगाह देखा, फिर इसके स्नानागार, अन्नागार, इन सब चीज़ों से हमको पहले ही आभास हो जाता है कि किस तरह से वो कलात्मक रहे होंगे, उनका विज्ञान कैसा रहा होगा। अगले एक एक पॉइंट पढ़ते हैं इसके। यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मृदभांड, मोहरें और कांस्य मूर्तियाँ और पात्र मिले हैं। ठीक है ना, ये मूर्तियाँ, इनके भी चित्र देखेंगे कि किस तरह से उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मिले हैं, मोहरें मिली हैं, कांस्य मूर्तियाँ, दो धातुओं को मिला करके जो धातु बनता है, तो वास्तव में वो कला और विज्ञान में उनका कोई सानी नहीं था उस समय। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति, ये दोनों मिली हैं। किसी नर्तकी की मूर्ति है, उसकी कांस्य की और मिट्टी की दोनों मूर्तियाँ मिली हैं। कांस्य मूर्ति की ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है। मृण मूर्तियों के विशाल भंडार से विकसित मूर्तिकला और मोहरों के चित्रण से चित्रकला के प्रति रुचि की जानकारी प्राप्त होती है। वो चित्रकारी में कितने महत्वपूर्ण थे और उनका कितना इसमें रुचि थी, वो इन सभी विशाल जो भंडार मिले हैं मृण मूर्तियों के, मोहरों पर चित्रण किया है, तो इससे पता चलता है कि उनकी चित्रकला के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। इस सभ्यता की मोहरों में पशु का अंकन है और संक्षिप्त लेख भी हैं। जितनी भी मोहरें हैं उन सभी मोहरों में कहीं ना कहीं पशु का अंकन है और छोटा लेख लिखा हुआ है, और पीछे एक गुंडी है। जो मोहर है उसके पीछे एक गुंडी है जो टांगने के काम आती होगी। सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है, तो ये एक आपके सामने भी चुनौती है कि इस लिपि का अध्ययन करें और इसमें जो भी चीज़ें हैं उन सभी को पढ़ करके विश्व के सामने रखें, ताकि और भी कई सारी चीज़ें हैं वो जो प्रकट नहीं हुई हैं वो हो जाएं, क्योंकि अभी तक इस लिपि का अध्ययन नहीं हो सका है कि किस तरह से लिखा गया और उन शब्दों को नहीं पढ़ा गया। मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं, पर उसका अध्ययन नहीं हो सका है। 17 अक्षर का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। अब ये जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जिसमें भाव भी हैं और चित्र भी बने हुए हैं, जिनको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। परंतु सबसे बड़ा जो अक्षर है, सबसे बड़ा अभिलेख है, वो धोलावीरा से मिला है। 17 अक्षरों का सबसे लंबा। देखिए ये मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति, जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। उस समय की कला, उस समय की जो कलाकारी है वो देखते ही बनती है, आज से हज़ारों साल पहले की। कुछ और मूर्तियां हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। ये कुबड़ युक्त बैल है, और ये है लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की, जो भाव चित्रात्मक है, जिनको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और आप अगर कोशिश करें, बड़े इतिहासकार बने, तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। चलिए उपलब्धियां सिंधु घाटी सभ्यता की आगे बढ़ते हैं।
गणित के प्रतीक चिन्ह, औषधीय और विज्ञान संबंधी साक्ष्य मिले हैं। गणित के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, औषधीय साक्ष्य मिले हैं और विज्ञान संबंधी भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं जिसमें 6 छेद हैं। किसी मनुष्य की खोपड़ी के छेद मिले हैं और उसके अंदर 6 छेद हैं और यह खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत दिखाई देते हैं। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के, सर्जरी के संकेत हैं कि उस खोपड़ी में 6 छेद हैं। धातु की ढलाई और उपकरण निर्माण की विकसित विधि से भी परिचित थे। हमने देखा कांस्य की मूर्ति है तो इसका मतलब यही है कि वो धातुओं को मिलाना भी जानते थे। जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति और देमाबाद से रथ की आकृति की जो साक्ष्य मिला है, उससे हम कह सकते हैं कि वो धातु की ढुलाई और उपकरण के निर्माण में विकसित विधि से परिचित थे। कुम्हार के चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद पकाने के लिए 2.1 मीटर भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसको पकाने के लिए जो भट्टी का अवशेष भी मिला है। बर्तनों पर घेरू रंग करके, बर्तनों के ऊपर पहले तो घेरू रंग किया जाता था और उसके ऊपर फिर तुलिका से काले रंग की डिज़ाइन बनाई गई है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसके ऊपर घेरू रंग है और तुलिका से काले रंग की डिज़ाइन बनाई गई है। तो वो कला में, विज्ञान में, गणित में भी बहुत ही विकसित थे। देखते हैं आर्थिक उपलब्धियां, परंतु लोथल का जो बंदरगाह देखने से हमको पता चलता है कि आर्थिक मामले में भी वो सुदृढ़ रहे होंगे। आर्थिक उपलब्धियों में पहला है पशुपालन। सुरकुटड़ा और रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। रंगपुर और लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। सरस्वती नदी के तट पर अनेक स्थानों से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तो ये इससे पता चलता है कि वो घोड़ों को पालते थे, चाहे वो उनके किसी भी काम में लेते हों, रथ के काम में लेते हों, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए काम में लेते हों। दूसरे जो बैलों के चित्र मिले हैं, कुबड़दार बैल और बिना कुबड़ वाले बैल, जिससे भी पता चलता है कि वो पशुपालन करते थे। उन्नत कृषि कार्य, मुख्य उत्पादन गेहूं था। जौ, मोटे अनाज में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, इन सब का उत्पादन किया जाता था मुख्य रूप से। कपास, खजूर, तिल और चावल का भी उत्पादन किया जाता था। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। जब भी खेतों को जोतना होता था तो वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे और बैलों के जो चित्र मिले हैं मोहरों पर, इससे पता चलता है कि वो हल में बैलों का प्रयोग करते होंगे। प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा से आड़ी और तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत मिला है जो दोहरी फसल का संकेत देता है। आड़ी हल रेखाएं भी हैं और तिरछी हल रेखाएं भी हैं, जिससे पता चलता है कि वो दोहरी फसल को उत्पादित करते थे। फसल की कटाई तांबे के हाशिए और पत्थर के फलक से की जाती थी। जब फसल को काटने का समय आता था तो तांबे के हाशिए से उसको काटा जाता था या पत्थर के फलक से काटा जाता था। ये देखिए हाथी का चित्र मिला है। ये एक सींगा जानवर है, ये कुबड़दार बैल है, ये लिपि है, ये बिना कुबड़ का बैल है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं उद्योग और व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता के। ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भाले का अग्रभाग, बर्तन, ये सभी तांबे के उपकरण मिले हैं। कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है। बैल, कुत्ते और पक्षियों की कलाकृतियां मिली हैं। मिट्टी के बर्तन और मणके बनाने का उद्योग भी विकसित था। तो उद्योग और व्यवसाय के मामले में भी सिंधुवासी उत्कृष्ट थे। आभूषण इस सभ्यता की कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। कला के श्रेष्ठ उदाहरण सिंधु सभ्यता में आभूषण है, जो बहुत ही डिज़ाइनदार बने हैं। लोथल और चन्हुदड़ो से इसके कारखाने मिले हैं। इस यहाँ पर लोथल और चन्हुदड़ो, अब लोथल हमने देखा था वहाँ डॉकयार्ड बना हुआ है, अगर इसके कारखाने, आभूषणों के कारखाने वहाँ पर मिले हैं तो
स्वाभाविक चीज़ है। उद्योग और व्यवसाय में यहाँ पर जो कारखाने हैं वहाँ जो बनता था उसको अन्य देशों में उसका व्यापार होता था। आभूषणों में मनके, सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, शैलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे। आभूषणों में जो मनके हैं वो इन सब से बनाए जाते थे। अधिकतर शैलखड़ी से बनी 2500 मोहरें मिली हैं, जिन पर पशु, पेड़, पौधे, मानव आकृति के चित्र हैं जो मानव गतिविधियों और धर्म का संकेत देते हैं। जिन पर ये चित्र बने हैं जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य वहाँ उस समय का कैसी गतिविधियाँ करता था और किस प्रकार से इन सबको मानता था। वस्त्र उद्योग भी उन्नत था। कपास की खेती के और वस्त्रों के भी प्रमाण मिले हैं। कपास की खेती होती थी, धागे बनते थे और वस्त्र बनाए जाते थे। अगला है व्यापार और वाणिज्य सिंधु घाटी सभ्यता का। इस समय आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। आंतरिक व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था और दोनों ही उन्नत अवस्था में था। ताम्र, खनिक, रत्न, उपरत्न और धातु से बनी सामग्री, उपकरण, आभूषण आदि का व्यापार होता था। तांबा राजस्थान के गणेश्वर से और सोना मैसूर से, चांदी ईरान से और अफगानिस्तान से, मणकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। तो आयात निर्यात दोनों चीज़ें होती थी व्यापार और वाणिज्य में सिंधु सभ्यता में। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का उपयोग है और वहाँ से लगभग सिंधु सभ्यता की 24 मोहरें मिली हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि मेसोपोटामिया से भारत का या सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। और इसके पहले भी हमने जब नगर नियोजन पढ़ा था सिंधु सभ्यता का तो मेसोपोटामिया में भी वहाँ अन्नागार मिले थे। तो कहीं न कहीं मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध बहुत ही था। अभी ये 24 मोहरें मिली हैं, इससे और साफ पता चलता है। लोथल से एक बटन के आकार की मोहर मिली है। वैसी मोहरें बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के उपनगर से भी मिली हैं। तो ये इससे भी पता चलता है कि व्यापार अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का होता था। माप तोल के लिए बाट की व्यवस्था थी और वो जो बाट थे वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में थे। यह चट, जेसार और अगेट से बने होते थे। जो बाट थे वो चट, जेसार और अगेट से बने होते थे। सिंधुवासियों की सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं। उस समय के समाज में शासक, कर्मचारी, सामान्य, श्रमिक और कृषक वर्ग, ये कुछ वर्ग थे सिंधु सभ्यता के, जिसमें शासक वर्ग था, फिर कर्मचारी, सामान्य, श्रमिक और कृषक वर्ग शामिल थे। मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व और परिवार मातृ सत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। उनकी जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो मातृ देवी की मिली हैं, उससे समाज में नारी का कितना महत्व था ये पता चलता है। और परिवार मातृ सत्तात्मक होते थे, जिसमें माता ही मुखिया होती थी। यहाँ के स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, दोनों ही आभूषण पहनते थे। आखेट और संगीत के भी प्रमाण मिले हैं। शिकार करने के और संगीत प्रेमी होने के भी साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र सिंधुवासियों की वाद्य कला में रुचि प्रकट करता है। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र बना हुआ है जो सिंधुवासियों की वाद्य कला में कैसी रुचि थी वो प्रकट करता है। सिंधुवासियों की धार्मिक जीवन की उपलब्धियां क्या थी? धार्मिक जीवन में वृक्ष, जल और पशु की पूजा करते थे। तो वृक्ष, जल और पशु प्रकृति में आते हैं। मातृ देवी की उपासना, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप, योग की परंपरा, ये सभी प्रमुख विशेषताएं थी सिंधु सभ्यता की। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ है जो संभवतः पृथ्वी माता का रूप है। एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ बताया गया है। तो ये माना जा रहा है कि वो पृथ्वी माता का रूप है। सिंधु सभ्यता से एक मुहर पर पुरुष पद्मासन में बैठा है। जैसा हमने पिछले चित्र में स्क्रीन पर जो चित्र था उसमें देखा था, एक पुरुष पद्मासन में बैठा है
जिसके एक तरफ हाथी और बाघ है और दूसरी तरफ भैंसा और गेंडा है। एक तरफ हाथी और बाघ, दूसरी तरफ भैंसा और गेंडा है और नीचे हिरण है। ऐसा एक पद्मासन में बैठा हुआ पुरुष मिला है। उसकी मुहर पर बना हुआ चित्र है। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी और लोथल से खुदाई में अग्निकुंड और अग्निवेदिका भी मिली है और इससे जाहिर होता है कि वो यज्ञ कार्य भी करते होंगे। मुहरों पर एक सींग वाला वृषभ मिला है। कुबड़दार बैल मिला है। बिना कुबड़दार बैल है मुहरों पर। बाघ, हाथी का चित्रण भी है जो पशुओं की देव रूप में पूजा का द्योतक है। तो हमने अभी पढ़ा वृक्ष, जल और पशुओं की पूजा की जाती थी। सिंधुवासियों का राजनीतिक जीवन। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ऐसा माना जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। अगर वो लिपियाँ पढ़ी जा सके तो ये और ज़्यादा क्लियर हो सकता है, परंतु ये जो उत्खनन से जगह मिली है उस आधार पर यह माना जाता है कि ये 4 बड़े प्रशासनिक केंद्र रहे होंगे। और इसको हम याद रखने के लिए मोह कालो याद रख सकते हैं। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना इनकी शांति प्रियता का संकेत है। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नहीं मिले हैं तो इससे पता चलता है कि वो शांति प्रिय रहे होंगे, युद्ध में ज़्यादा विश्वास नहीं करते होंगे। सिंधुवासियों की मूल रुचि व्यापार करना थी। उनका मूल काम था व्यापार करना। वो युद्ध में, लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे, व्यापार करते थे और अपना जीवन को और उच्चतर बनाने की ओर अग्रसर थे। हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको आगे से और अधिक वीडियो मिलेंगे और आपका अध्ययन निरंतर चलता रहे। शुभकामना के साथ धन्यवाद।